चलिए, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है यह भी सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है कि इसको पहले लिया जाता है, इसको कुछ समय के बाद लिया जाता है। इसमें अमाउंट कुछ और है, इसमें अमाउंट कुछ और है, बाकी सेम प्रोसेस है, बस इसका अपोजिट थोड़ा थोड़ा है। देखिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एक तरह का अमाउंट ही है जो कि कॉन्ट्रैक्टर से लिया जाता है ऑनर को एक वारंटी के रूप में ही, लेकिन इसका जो परसेंटेज है वह 2 से 10% है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना दिया जाता है, 2 से 10%, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 2 से आपको 10% दिया जाता है। बात आता है कि इस पर क्या कोई इंटरेस्ट दिया जाता है। हाँ मेरे दोस्तों, इस पे इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी ये इंटरेस्ट को कैरी करता है, ठीक है, यानी इस पे ब्याज दिया जाता है। बात आता है कि इसको कब दिया जाता है, तो कब दिया जाता है, इसको तब दिया जाता है जब कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को एक्सेप्ट कर ले। जब कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को एक्सेप्ट कर ले, दोनों को सेटिस्फाई हो ले, तब यह कॉन्ट्रैक्टर 2 से 10% ऑनर को देता है प्रोजेक्ट कॉस्ट का। चलिए फिर से एक समराइज कर लेते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक तरह का वारंटी मनी है, यह तब दिया जाता है जब कॉन्ट्रैक्टर टेंडर एक्सेप्ट कर लेता है तब। बात आता है कि कितना दिया जाता है, 2 से 10% दिया जाता है। इस पे जो होता है वह कैरी किया जाता है, क्या कैरी किया जाता है, तो इंटरेस्ट। चलिए, यह जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है यह तब वापस नहीं किया जाएगा जब आप कॉन्ट्रैक्टर जब ऑनर के सारे सेटिस्फाई क्राइटेरिया, मटेरियल सही यूज, या तो टाइम लिमिटेशन, या तो टाइम से ज़्यादा, या तो ऑनरशिप लेवल, या तो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी न किसी वजह से आप कॉन्ट्रैक्टर ऑनर के सेटिस्फाई क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया, उस समय आप घोटाला किए हो, चाहे जो भी किए हो, उस समय आप पर पेनाल्टी रहेगा। आप अगर पेनाल्टी नहीं भरते हैं तो ये मनी को जब्त कर लिया जाएगा, और इससे अगर ज़्यादा मनी होगा तो आप पर केस कर दिया जाएगा। अगर इतना ही मनी है तो केस नहीं होगा मेरे दोस्तों। यानी ये दोनों जो है एक आपको वारंटी मनी के रूप में रहते हैं। बात आता है कि एग्जाम में क्या है, डायरेक्ट पूछेगा दोनों हो, मे बी ज़्यादातर चांस क्या हम बता देंगे, मे बी आपको 4 मार्क्स में दोनों पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है मेरे दोस्तों कि 4 मार्क्स में दोनों ही पूछेगा, यानी 2 मार्क्स का दोनों पूछेगा मेरे दोस्तों। अगर 4 लाइन याद कर लेंगे, 4 लाइन सोच लेंगे, आपको 4 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला हम चलते हैं वैलिडिटी पीरियड। वैलिडिटी पीरियड क्या है, आज जो भी समझेंगे सब पॉइंट होगा, समराइज पॉइंट होगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे मेरे दोस्तों। कैसे बालक यार फालतू के मैसेज करते रहते हो, मैं देखता रहता हूँ तुम लोग यार, तुम लोग समझते नहीं हो क्या, तुम लोग यार नहीं सुधरेगा तुम लोग। चलो अगला हम जानते हैं वैलिडिटी टाइम, वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, हम वैलिडिटी पीरियड क्या है या इसको एक और नाम से जानते हैं डिफेक्टिव लिबिलिटी पीरियड। यह वैलिडिटी पीरियड को डिफेक्टिव लिबिलिटी पीरियड के नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्तों। या तो एग्जाम में आपको डिफेक्टिव, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना यार, देखो ना बोल रहे हैं ना, पूरा क्या पूरा बोल लिख दे तुम कर लेगा, समझा नहीं। देखो, ये जो वैलिडिटी पीरियड है इसको डिफेक्टिव लिबिलिटी पीरियड भी कहते हैं। डिफेक्ट, अरे यार मार्कर ही नहीं चल रहा है, देखो इसको बोलते हैं डिफेक्ट लिक्विडिटी पीरियड। ठीक है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, यानी ये जो आपको वैलिडिटी पीरियड है इसको डिफेक्ट लिबिलिटी पीरियड के नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्तों।
यह जो पीरियड है, पीरियड के मतलब टाइम हुआ, यानी यह एक तरह के टाइम लिमिटेशन है, यानी यह एक तरह के टाइम लिमिटेशन है। देखिए चलिए, यह एक तरह के टाइम लिमिटेशन है, यानी पीरियड मतलब टाइम है। टाइम लिमिटेशन मतलब किसका? डिफेक्टिव, मतलब अगर आपको प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर कोई गलती करता है, कोई नुकसान करता है, यानी कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता है, तब ऑनर उसको एक टाइम देता है। ऑनर उसको एक टाइम देता है, बोलता है कि तुम इस टाइम के अंतराल एक काम पूरा कर दो, जो भी तुमने गलत किया है वो सही कर दो। तो अगर वो टाइम के अंतराल, अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई काम गलत किया है उसको सही कर देता है, मेरे दोस्तों नहीं सोचे ना आप लोग, देखिए कोई काम गलत किया है अगर उसको सही कर देता है तो ठीक है, सही कर दिया तो ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टर गलत करके भी टाइम अंतराल के बावजूद वह काम नहीं करता है, उस पर पेनाल्टी लगेगा। बार बार पेनाल्टी आ रहा है, धैर्य रखिए, पेनाल्टी आगे हम जानेंगे। अभी सिर्फ ये समझिए कि पेनाल्टी नाम का कोई चीज़ होता है जो हमको कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट में पढ़ना है। ऐसे बता देते हैं, पेनाल्टी एक तरह के अमाउंट होता है जो कि आप पर लगाया जाता है, ठीक है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड या तो वैलिडिटी पीरियड एक तरह के वारंटी पीरियड है, जिसके अंतर्गत डिफेक्ट वर्क को कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू सुधारा जाता है, कंप्लीट किया जाता है, उसको दूर किया जाता है। फिर समझिए, वैलिडिटी पीरियड या डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सुधारने का मौका दिया जाता है। उसके बाद भी अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं सुधारता है, उस पर पेनाल्टी लगता है। पेनाल्टी लगने के साथ साथ उस पर कोर्ट एक्ट के तहत उसको केस चलता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, लायबिलिटी पीरियड या डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड या वैलिडिटी पीरियड, आप इसको नोट डाउन कीजिए। कैसे कैसे बालक यार, कत्लेआम फांसी देने का मतलब, पढ़ाई लिखाई तुम छोड़ दो। देखो अरे अगला जो है, किसी एक पर्सन का टेंडर कैसे रिजेक्ट होता हो जाएंगे। किसी भी एक पर्सन का टेंडर कब रिजेक्ट होता है? अरे यार चलो, रिजेक्ट वन टेंडर। मेरे दोस्त, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग को फर्ज बनता है यार, वीडियो को शेयर किया कीजिए। तुम लोग यार कुछ करते ही नहीं हो, तुम लोग यार। देखो कोई भी टेंडर, एक टेंडर किसी खास पर्सन का कब रिजेक्ट होता है नहीं जानते हैं। ऐसा भी होता होगा सर, आप सोचते हो कभी जब सब टेंडर रिजेक्ट हुआ, एज एग्जाम्पल हो बीटीएससी का किसी एक पर्सन का नहीं रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ तो सारा का रिजेक्ट हो गया। 40% आरक्षण था उसका भी, जो घुस दिया था उसका भी, जो घोटाला में था उसका भी, यानी एज एग्जाम्पल सामने है। इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलने को देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, रिजेक्ट वन टेंडर, एक टेंडर को कब रिजेक्ट किया जाता है ये हम जानेंगे अब तुरंत। देखिए रिजेक्ट कब करेगा जी, कोई भी ऑनर तब, मतलब रिजेक्ट करने में खर्चा होता है यार, ऐसे फालतू का रिजेक्ट नहीं। उसको पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद रिजेक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से बीटीएससी डिपार्टमेंट को होगा, उस 2018 से 22 में किया रिजल्ट, उस पर कोर्ट केस चला, फिर से वेरीफाई कर रहा है, बहुत सारा समस्या है यार। तो देखिए, यह रिजेक्ट तब पोजीशन में होता है जब अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ईयरनेस्ट मनी न दिया हो। ईयरनेस्ट मनी क्या है इस विषय में दिया। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किया हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है ये भी आपको समझा दिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर टाइम लिमिट के अंतर्गत अपने डिफेक्ट वर्क को नहीं सुधारा हो, ये भी आपको समझा दिया। अगला कि अगर पेनाल्टी लगा है, पेनाल्टी भी नहीं दिया है तब पर भी, तो अच्छे बताइए, टेंडर ही नहीं मिला तो उसको पेनाल्टी कब होगा? बात समझ में आई, मतलब कुछ भी बोला। देखो यह टेंडर तब रिजेक्ट होगा जब
कॉन्ट्रैक्टर ईयरनेस्ट में ना दिया हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया हो, उसके साथ साथ है कि अगर प्रॉपर तरीक़ा से फॉर्म फिलअप नहीं किया हो, एक प्रॉपर फॉर्म फिलअप नहीं होता है तो आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्टेड फॉर्म, किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हैं सही तरीक़ा से नहीं भराया है, जैसे कि आवास योजना, आवासीय ये सब का, तो रिजेक्ट हो जाए। ये भी हो सकता है कि जो भी आपका जो फेक आईडी भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। यानी और बहुत सारा बात आता है, जब आप क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं डिपार्टमेंट का, तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो, टेंडर रद्द हो सकता है। यानी किसी पार्टिकुलर पर्सन का, किसी पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर रद्द होने का मतलब है या तो वो फॉर्म सही से नहीं भरा है, या तो वह ईयरनेस्ट में नहीं पेड किया, या तो वह सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं पेड किया, या तो वो प्रॉपर तरीक़ा से गवर्नमेंट के रूल से अकॉर्डिंग नहीं आया, यानी कि डिपार्टमेंट का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम अगर किसी पर्सन कॉन्ट्रैक्टर को आता है तो वह टेंडर आपका रिजेक्ट हो जाता है। सो माय डियर, आशा करते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको पास या तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप स्किल लेवल आपके पास नहीं है, आपको जितना चाहिए था आपका मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना नहीं है। ये भी हो सकता है आपको पास इक्विपमेंट नहीं है, आप इतना सक्षम भी नहीं है कि कोई इक्विपमेंट बाहर से मंगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती है, तब जाके किसी पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर रद्द होता है। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अगला हम जानेंगे। अब तो एक आदमी के टेंडर रद्द हुआ था, अब पूरे ही टेंडर रद्द हुआ। एज एग्जाम्पल बीटीएससी में सारे का रिजेक्ट हो गया रिजल्ट, आज वही पर चलेंगे। ठीक है, चलिए दोनों। चलिए, अगला जो पॉइंट है मेरे दोस्तों वह यह है कि रिजेक्ट ऑल टेंडर, यानी सभी टेंडर कब रिजेक्ट हुए, रिजेक्ट ऑल टेंडर। मेरे दोस्तों अभी जो है एग्ज़ाम एमपी का था, एमपी इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर का, वो 18 तारीख तक लास्ट डेट था, और आज हो गए कितना, 20 तारीख, आज हो गए 19 तारीख। अब मेरे दोस्तों आज 19 तारीख हो गए, 18 तारीख तक लास्ट डेट था, अभी तक उसका लिंक भी नहीं ओपन हुआ। यानी कहने का मतलब वो पूरा का पूरा जो वैकेंसी था वो वैकेंसी ही रद्द हो गया। वही एग्जाम्पल बीटीएससी का देखिए, पूरा का पूरा बीटीएससी रिजल्ट होगा, किस कैसे हुआ, या तो उसमें घोटाला हुआ है, 40% आरक्षण नहीं दिया गया, मतलब ऐसे कंडीशन में बीटीएससी का रिजल्ट कैंसिल हुआ। उसी तरह से कब ये रिजेक्ट सभी का सभी टेंडर ही हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन हो सकता है कि या तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हो, यानी कि जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए टेंडर में प्रॉपर रेडी नहीं हो, तब हो सकता है कि डेट एक्सटेंड करे या डेट को यानी कि टेंडर को रद्द कर दे। या हो सकता है दूसरा सिचुएशन ऐसा सकता है कि जो ऑनर का कॉस्ट आ रहा है और सभी कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट जो है ऑनर के कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट 1 करोड़ आ रहा है तो ऑनर या डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट 1 करोड़ आ रहा है, तो अभी का सभी कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉस्ट आ रहा है 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख ऐसे आ रहा है, यानी उससे ज़्यादा आ रहा है। तो उस समय क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहेगा कि हम घोटाला नहीं करें, तो उस समय क्या होगा मेरे दोस्त कि डिपार्टमेंट उस कॉन्ट्रैक्टर को रद्द कर देगा, फिर से रिवाइज करेगा, फिर से कॉस्ट निकालेगा अपना। ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि प्रॉपर तरीक़ा से फॉर्म नहीं फिलअप हो, यानी प्रॉपर तरीक़ा से फॉर्म नहीं भराया हो, फॉर्म नहीं सोल्व हुआ, ऑनर डिपार्टमेंट का कुछ और लक्ष्य था, इतना फॉर्म को भी बिकना चाहिए, क्योंकि फॉर्म बिकता है तो फिर भी होता है, लेकिन उतना फॉर्म नहीं सेल हुआ, उस समय पूरा का पूरा टेंडर रद्द कर देगा। या ठीक है, या ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है मेरे दोस्तों कि कोई भी ऐसा टर्म्स और कंडीशन है ऑनर या डिपार्टमेंट का जो सभी का सभी कॉन्ट्रैक्टर फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है, उस समय सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा कि कब रिजेक्ट एक टेंडर होगा किसी पर्सन पार्टिकुलर का, और कब सभी कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर रिजेक्ट होगा। तो आज का सेशन यही तरह से, नेक्स्ट सेशन में लाएंगे कोरिडम क्या है, उसके बाद नेसेसिटी जानेंगे, यानी आप लोगों
को इस यानी 1 या 2 वीडियो में यह यूनिट 3 खत्म हो जाएगा। उसके बाद यूनिट 4 है, उसके बाद आपका छोटा छोटा चैप्टर है जो कि यानी कि अगला मंथ तक आप लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग जो स्टार्ट करने को कहेंगे ऐसे हम जो बताते हैं आप लोगों को आरसीसी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आरसीसी न्यूमेरिकल पेपर है और पढ़ने में मज़ा भी आता है और हम आपको मज़ा से पढ़ाएंगे भी आरसीसी, क्योंकि आरसीसी बहुत ही रोचक है। ये सब क्या थ्योरी है लेकिन समझने वाला चैप्टर है। सो थैंक यू फॉर लर्निंग।